हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 7 मई की प्रीलिम्स बूस्टेड न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेफ्लावर 400 के बारे में। मेफ्लावर 400 एक ऑटोनमस शिप है, एक ऐसा शिप जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रोग्राम किया गया है। इसके थ्रू इससे फ़ायदा ये होगा कि ये शिप अपने आप मूव कर सकेगा और जो भी कोई शिप पानी में हो तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो जानवरों से टकरा सकता है या किसी और चीज़ से कोलाइड कर सकता है। तो इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोलिजन नहीं होता इसका किसी और चीज़ के साथ। इसको बनाने में 2 बड़ी कंपनियों का बड़ा योगदान है, एक IBM और दूसरी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है प्रोमेयर। इन दोनों ने मिलकर ये शिप का निर्माण किया विच इज़ मेफ्लावर 400। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये हैं कि ये उन एरियाज़ को कवर कर पाएगा जिनको नॉर्मल जो शिप्स हैं, रिसर्च वेसल्स हैं, वो कवर नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 80% जो समुद्र के अंदर का इलाका है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए इस शिप के अंदर कुछ विशेष टेक्नोलॉजीज ऐड की गई हैं। जैसे इस शिप के अंदर रडार्स और कैमराज हैं। इस शिप के अंदर स्पेशल ऑडियो इनपुट दिया गया है जिससे ये पहचान पाएगा कि कहाँ कौन से जानवर हैं, कौन से मरीन एनिमल्स हैं और उनको स्टडी कर पाएगा। इसके अलावा जो भी प्लास्टिक या मटेरियल होगा मरीन पोल्यूशन का, उसे ये स्टडी कर पाएगा। इसके अंदर स्मार्ट कैप्टन नाम की टेक्नोलॉजी है जिससे खुद को ये नेविगेट कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक सेल्फ एक्टिवेटिंग हाइड्रोफोन है, यानी हाइड्रोफोन की मदद से वेल्स को सुन पाएगा। तो जितने मरीन एनिमल्स हैं, जितने मरीन डेटा हमें चाहिए पोल्यूशन को लेके, जहां नॉर्मली शिप्स यूज़ नहीं कर पाते, वहां तक ये पहुंच पाएगा। और क्योंकि इसमें AI यूज़ की गई है तो इसके पास बहुत सारा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। हमारे लिए रेलेवेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया, स्विट्ज़रलैंड ने भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया है। तो यानी इंडिया, स्विट्ज़रलैंड प्लस USA की जो कंपनी है ये IBM, इन तीनों ने मिल के प्राइमरली इसमें टेक्नोलॉजी इनपुट दिए हैं। लेकिन जो मेन कंपनी है वो IBM है और प्रोमेयर नाम की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात होगी मेफ्लावर 400 की। इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। एक नई स्टडी के मुताबिक हाल में ये पता लगा है कि 90 समय तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में रहने से लंग्स ख़राब हो सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी पर असर होता है। तो लगातार हमें पता है कि इंडिया में जो कोविड की सिचुएशन है उसमें भी लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और कई ऐसे शहर हैं इंडिया में जिनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बहुत पॉल्यूशन है, तो जो पहले ही इंसानों के लंग्स को कमज़ोर कर देता है, स्टडी ने पता लगाया है। ख़ास बात यह कि NO2 क्या है, तो NO2 असल में एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। और ये कैसे उत्पन्न होता है, तो जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो ये उत्पन्न होता है। और इंडिया में बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सा कोयला जलता है या बहुत सारे हम नॉन रिन्यूएबल चीज़ों को जलाते हैं जिससे इसका पोल्यूशन बढ़ने की आशंका रहती है। तो बर्निंग ऑफ वुड, नेचुरल गैस, कोल, इनकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होता है जो कि लंग्स को भी असर करता है। इसके अलावा क्या क्या ये करेगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हेजी बना देता है और इकोसिस्टम के लिए नुकसानदेह है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप एनवायरनमेंट में कवर करेंगे। तो बेसिक सी जानकारी थी। अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के बारे में। कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दे दी है एक MOU जो इंडिया और UK के बीच में हुआ है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लेके। ये पार्टनरशिप किस बात को लेकर है, तो ये कोशिश करेगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की जिससे कि जो इंडिया के इनोवेटर्स हैं वो किसी तीसरी कंट्री में, इंडिया या UK में तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा लेट्स से आपको इजिप्ट में अगर कोई अपने कोई इनोवेटिव रिसर्च किया है, जिसको आपने प्लान किया, कोई एक प्रोडक्ट है आपका जिसको आप वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ बेचना चाहते हैं या वहाँ उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ये एक पार्टनरशिप उनको ऑप्शंस देगी कि इंडिया के इनोवेटर्स थर्ड कंट्रीज़ में जाके भी एक इकोसिस्टम का फ़ायदा उठा के वहाँ भी नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। इसमें फोकस स्पेसिफिकली होगा सोशल डेवलपमेंट गोल्स पे, यानी अगर कोई ऐसा आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि पोल्यूशन से लड़ने में काम आ सकता है या जो डेवलपमेंट गोल हैं दुनिया के, इसको हासिल करने में मदद कर सकता है, तो उस पर विशेष फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जब भी कोई इनिशियली इनोवेटर आता है, कोई चीज़ नई इनोवेट करता है, तो उसको क्या चीज़ चाहिए होती है सबसे पहले, कि वो जब बेसिक फेज़ में होता है उसको थोड़ी सी सीड फंडिंग चाहिए होती है ताकि वो एक प्रोटोटाइप बना सके या अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। एक पहला उदाहरण, एक नमूना बनाएंगे उसके, और उसके लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बन पाए, तो इसके लिए सीड फंडिंग चाहिए होती है, ग्रांट्स चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो सभी इसमें प्रोवाइड की जाएगी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को और इनोवेटर्स को, ताकि वो अपनी चीज़ों को टेस्ट कर सकें, स्केल अप कर सकें और मार्केट में उतार सकें। ये इसके अलावा एक ओपन मार्केट प्लेस खोलेगा, बाज़ार, ताकि क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन ट्रांसफ़र हो सके। यानी जो भी असेसमेंट होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस के थ्रू भी अगर कोई ट्रांसफर्स हो सकते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के या प्रैक्टिसेस के, तो वो भी किए जाएंगे। तो ये किसके साथ थी, इंडिया और UK के। अगला आर्टिकल बात करता है ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। ऑलिव रिडली टर्टल्स स्पेसिफिकली इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक मास नेस्टिंग करते हैं।
और ये दुनिया के सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे मिलने वाले टर्टल्स हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो इंडिया में उड़ीसा में एक रिवर है रुषकुल्या, उसके माउथ पे हमेशा ये काफ़ी सारी मास नेस्टिंग करते थे। नॉर्मली ये जो टर्टल्स होते हैं ये हमेशा ओशंस में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें अंडे देने होते हैं, एग लेइंग करनी होती है, तो ये कोस्ट पे आते हैं और वहाँ पर नेस्ट बनाते हैं जिनमें अंडे देते हैं और फिर फीमेल्स वापस समुद्र में चली जाती हैं। ये इनकी एक प्रैक्टिस है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजर्व की जाती है इंडिया में भी। तो इसके लिए हर साल जो इंडिया की कोस्ट गार्ड है वो एक मिशन लाती है, ऑपरेशन ओलिविया, ताकि इनको बचाया जा सके, ताकि फिशरमैन के उसमें ना फंसे। ये उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। पर ख़ास बात यह कि इस बार ये नहीं हो पाएगी, इनकी मास नेस्टिंग रुषकुल्या रिवर के माउथ पे नहीं होने वाली है, इस बार मिस करने वाले हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना कि कहाँ पाए जाते हैं। तो वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, राइट। वार्म वाटर कहाँ? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के वार्म वाटर्स में। और ख़ास बात कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। तो इनकी जो कंजर्वेशन स्टेटस है, नॉर्मली जब भी हम किसी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं हमें लगता है वो एंडेंजर्ड होगी, इसीलिए उसका नाम है, क्योंकि कई सारे टर्टल्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। लेकिन ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहने के बावजूद एक वल्नरेबल स्पीसीज़ है, ना कि एंडेंजर्ड। तो याद रखिए ये वल्नरेबल है, लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आती है, राइट। जो ये मास नेस्टिंग करते हैं, उस मास नेस्टिंग के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अरीबाडा, राइट। तो अरीबाडा की बात जब आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो अरीबाडा कौन करता है? ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये असल में कार्निवोर्स होते हैं, जेलीफिश वगैरह पर डिपेंडेंट रहते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं। यानी इंडिया के अलावा मैक्सिको के कोस्ट, कोस्टा रिका वगैरह पे भी इनको ऐसा देखा जाता है। तो क्योंकि इंडिया में एक टाइम में इनकी संख्या बहुत गिर रही थी, फिशिंग की वजह से मछुआरों के ये जालों में फंस जाया करते थे, तो इनके जो रूट्स हुआ करते थे, स्पेसिफिकली गहिरमाथा जो मरीन सेंचुरी है वहाँ की बात हो गई, या उड़ीसा के रीजन के आसपास काफ़ी कोशिश की गई कि जो इनको लेके समस्याएं, जो चीज़ें इनसे हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। इनके रूट्स को क्लियर किया गया, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं किसानों को उनको अवेयर कराया गया, मछुआरों को। और ऑपरेशन ओलिविया जैसे मैंने बताया आपको, हर साल इंडिया की कोस्ट गार्ड करती है अपने इस प्रोग्राम के तहत। और टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस ऐड कराए गए ट्रॉल्स के अंदर। ट्रॉल्स होते हैं जो बड़े शिप्स होते हैं जो मछलियाँ मारने के लिए जाते हैं। तो बड़े बड़े शिप्स जब जाते हैं अपने साथ, तो उनके अंदर इनबिल्ट नेट्स लगे होते हैं जिनके अंदर कई सारी मछली वो एक बार में मार के ले आते हैं। उस मछलियों में अक्सर टर्टल्स फंस जाया करते थे, तो स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन किए गए डिवाइसेस उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि टर्टल्स अगर उसमें फंसे तो वो उससे निकल सके। तो ये बात हो गई ऑलिव रिडली टर्टल्स की। अगला आर्टिकल बात करता है क्रू 2 मिशन के बारे में। 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लोरिडा से ले जाया जाएगा, जो कि नासा के मिशन के थ्रू जाएगा, लेकिन इनकी पार्टनरशिप स्पेसएक्स के साथ होगी। इससे पहले भी स्पेसएक्स के साथ इन्होंने मिशन किया था, डेमो 2 जो आपने कवर किया ही होगा। ये मिशन है क्रू 2। तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। क्या खास बात है इस कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की? पहले तो ये जानिए कि नासा एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है वो है ये। स्पेसएक्स असल में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इलॉन मस्क इनके सीईओ हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं वो। तो स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है। तो पहले नासा खुद अपने रॉकेट्स छोड़ती थी, खुद अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाया करती थी। फिर नासा ने बोला कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, हमें रिसर्च पे फोकस करना है। ये रॉकेट्स पे बैठा के एस्ट्रोनॉट को ले जाने का झमेला हमें चाहिए नहीं। तो ये काम जो रॉकेट्स को ले जाना है अंतरिक्ष तक, वो काम प्राइवेट कंपनीज के लिए उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे। तो इन्हें पार्टनरशिप की कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ, जो थी स्पेसएक्स, बोइंग, इन कंपनीज के साथ। तो सबसे पहले स्पेसएक्स ने 2 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक छोड़े। तो वहाँ से हुआ क्या कि वहाँ एक प्राइवेट सेक्टर भी के लिए स्पेस क्रिएट हुआ, प्राइवेट सेक्टर काम करना शुरू कर दिए। नासा ने बहुत पहले ही अपने सैटेलाइट्स को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करना, जो लॉन्चिंग कैपेसिटी थी वो काम करना बंद कर दिया था। तो पिछले कुछ सालों से नासा रशिया के सोयूज 2 रॉकेट का इस्तेमाल करती थी, राइट। अब जो है स्पेस एक्स का इस्तेमाल किया गया, जो फाल्कन रॉकेट है वो। तो ये बेसिक सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या है? जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर नासा के साथ पार्टनरशिप करता है, वो उनके एस्ट्रोनॉट्स को ले जाता है। इससे क्या होता है? कमर्शियल मार्केट क्रिएट होता है और नासा का खर्च बचता है और प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी और नो हाउ भी मिलती है। तो बोइंग स्पेसएक्स का नाम जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके थ्रू प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं। और पिछले साल मई में डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट हुई थी, जिसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट को ले जाया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। तो अब ये टेस्ट फ्लाइट हुई थी, इससे पता लगा था कि हाँ, स्पेसएक्स के पास ये कैपेसिटी है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा सकते हैं। तो स्पेसएक्स के जो कैप्सूल्स हैं वो सक्सेसफुल हैं। डेमो 2 के बाद क्रू 1 मिशन लॉन्च हुआ था नवंबर में, उसके बाद ये क्रू 2 मिशन है। तो क्रू 1 पहला ऑपरेशनल फ्लाइट थी जो कि फाल्कन 9 रॉकेट से हुई थी, जो आईएसएस तक गई थी, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, राइट। ये दूसरा मिशन है विच इज क्रू 2, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को ले जाया गया कहाँ?
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। खास बात यह है कि क्रू 2 मिशन में सिर्फ नासा के ही एस्ट्रोनॉट नहीं है। नॉर्मली क्रू 1 में नासा के एस्ट्रोनॉट थे। क्रू 2 के अंदर नासा की जो पार्टनर्स हैं जैसे जापान या ईयू, उनके मेंबर्स भी गए हैं। तो ये दिखाता है कि बाकी देशों की स्पेस एजेंसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, ये प्राइवेट कंपनियां भी अपने शिप्स भेज रही हैं, अपने रॉकेट्स भेज रही हैं, तो ये सेफली चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सकती हैं। खास बात यह है कि ये जो मिशन है इसका फोकस क्या है, हमने बात कर ली कॉमर्शियल प्रोग्राम की, मगर ये जो मिशन है करने क्या जा रहा है भाई, क्यों ले जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट को स्पेस तक। तो 4 जो ISS एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं वो रिसर्च करेंगे टिश्यू चिप्स के ऊपर में। टिश्यू चिप्स असल में जो ह्यूमंस के ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनका एक छोटा सा नमूना होता है, राइट। वो बिल्कुल ह्यूमन ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। जैसे लेट से हार्ट को ले लें तो हार्ट का कोई छोटा सा टुकड़ा वो बना के ले जाएंगे जो कि हार्ट की तरह काम करेगा। तो वो स्पेस में जाके स्टडी कर पाएंगे किस तरह वो परफॉर्म करता है, क्या चेंजेस आते हैं। तो इससे जो इफेक्टिव ड्रग्स और वैक्सीन्स हैं जो बनाई जा सकती हैं, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या कुछ ऐसा स्टडी डिजीज़ को स्टडी करना हो तो वो सब किया जा सकेगा। ये काम है बेसिकली इस मिशन में। रिसर्च का फोकस ये होगा। कौन से किसकी हम बात करें, क्रू 2 मिशन। तो ये क्रू 2 मिशन के अंदर जो आपके एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ये उनकी विवरण है, कौन कौन से थे। हमें नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन था। जैसे ESA के एस्ट्रोनॉट थे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, और जाक्सा के जो जापान के थे। बाकी 2 नासा के एस्ट्रोनॉट थे ही। किस कंपनी ने लॉन्च किया, SpaceX ने। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिंको टू मायो के बारे में। ये असल में मैक्सिको में एक फेस्टिवल होता है, नेशनल फेस्टिवल है जो 5 मई को मनाया जाता है। उसके बारे में ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन मैक्सिको के जो नेशनल वहाँ के जो एक प्रेसिडेंट थे बेनिटो जुआरेज, उन्होंने फ्रांस की फौज को डिफीट किया था, हराया था। नॉर्मली मैक्सिको में पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती थी जब इनिशियली वहाँ पे अमेरिकन और स्पेनिश, वो दोनों पूरे रीजन पे कब्जा करना चाह रहे थे। तो कई युद्ध लड़े थे और काफ़ी कमज़ोर हो गई थी वहाँ की आर्मी। तो उन्होंने अमेरिका और स्पेनिश आर्मीज़ के साथ में गवर्नमेंट्स के साथ एग्रीमेंट साइन किए थे कि आप छोड़ दीजिए, आप मैक्सिको से निकल जाइए। तो इतनी जंग हुई थी, वो चले गए थे। लेकिन फ्रांस फिर पहुंच गया था कि नहीं भाई, हम तो कब्जा करके रहेंगे। तो इनके जो प्रेसिडेंट थे बेनिटो जुआरेज, इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी उनके साथ, और इनकी जो आर्मी काफ़ी कम थी, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, उसने फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया था। तो उस दिन ये इसको एक नेशनल प्राइड डे की तरह मनाते हैं मैक्सिको में। तो उस दिन मैक्सिकन क्विजीन, म्यूज़िक वगैरह वगैरह को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस इतना पता होना चाहिए आपको सिंसे डे मायो क्या है। सिंसे डे मायो ऐसा मत कर दीजिए कि भाई कि गोवा का कोई फेस्टिवल है, ये मैक्सिको का फेस्टिवल है। हमें इतना पता होना चाहिए। इतनी कहानी नहीं भी पता तो चल जाएगी, पर हाँ ये आइडेंटिफाई होना चाहिए सिंसे डे मायो किस लिए मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल है। तो मैक्सिकन फ्रेंच वॉर के केस में मनाया जाता है, जिसमें फ्रेंच सिटी ने, एक फ्रेंच फोर्स को हराया था मैक्सिको की फौज ने, उनकी ट्रूप्स ने, और प्रेसिडेंट जुआरेज इसके लीडर थे। अगली बात आती है, इंडिया ने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक मिलेट्स का। कहाँ के लिए, डेनमार्क के लिए। क्या खास बात है इसमें कि आपको पहले ही पता होगा कि इंडिया जब भी कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप के कंट्रीज़ के साथ, तो वो कई सारे इंडिया के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर क्रिएट कर देते हैं ताकि इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ बिक ना सके। वो कहेंगे भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं है, इंडिया का जो सामान आ रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, हम नहीं लाएंगे। तो ये सारे बैरियर्स लगा दिए जाते थे। लेकिन इंडिया ने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करते हुए एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लॉन्च किया था, क्योंकि ऑर्गेनिक जो फसल होती है इनकी डिमांड बहुत है यूरोपियन मार्केट में। तो इंडिया का जो ये ऑर्गेनिक मिलेट है इसको मंजूरी भी मिल चुकी है, और इसका पहला कंसाइनमेंट जो मिलेट्स का है वो डेनमार्क पहुँच भी चुका है। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है ये फॉरेन ट्रेड एक्ट के अंतर्गत आता है। इसके तहत वो सारी क्रॉप्स हैं या पोल्ट्री हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है एज एन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, उसको बढ़ावा दिया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की खास बात ये होती है कि इसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, इसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं की जाती, और अनप्रोसेस्ड होते हैं ये। तो इससे इंडिया यूके को भी भेज पाएगा, यूरोपियन यूनियन को भी भेज पाएगा, स्विट्ज़रलैंड को भी भेज पाएगा, और इन सबको जो सर्टिफिकेशन देती है NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेशन है, इसको मान्यता मिल चुकी है यूरोपियन यूनियन से भी, स्विट्जरलैंड से भी, यूके से भी। तो ये देश मानते हैं अच्छा, जिसको इस एजेंसी ने बोल दिया कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिकली भेजने लायक है, तो वो उसको मान्यता देते हैं कि ठीक है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो हमारे मार्केट में। तो इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। और जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसके अंदर कंट्रोल होते हैं और रीसर्टिफाई किए जाते हैं इम्पोर्ट के लिए। यानी अगर किसी दूसरे देश के साथ भी इंडिया ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि आप अपने देश से भी ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ भेज सकते हैं, तो उसको भी पहले इंडिया में NPOP से आके सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि भाई ये सामान जो आप भेज रहे हो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इंडिया में, किसी और देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो इंडिया में आ सकता है या नहीं। तो ये बात हो गई
ऑर्गेनिक मिलेट्स की जो इंडिया ने कहाँ स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना, डेनमार्क में। और जो बॉडी है इसको और ज़रा बढ़ावा देने वाली वो है एपडा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। खास बात यह है कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। नॉर्मली आपको एपडा का जब भी नाम मिलेगा तो आप सोचोगे एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड की बात होती है, तो ज़रूर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी, या फार्मर वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है वही उसी के अंदर, एक ही नाम है दोनों का। लेकिन ये असल में आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि ये कोशिश करती है एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आती है ये। तो ये हो गई इसकी बात। और अब देखते हैं क्या आपको याद है हमारे इस आर्टिकल में आज के जो भी हमने कवर किया। मेफ्लावर 400 एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो 1990s में रशिया ने डेवलप किया था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन करता है और लंग फंक्शन को कमज़ोर कर देता है। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप इंडिया और यूके के बीच के MOU है। ऑलिव रिडली टर्टल्स केवल वार्म वाटर्स में मिलते हैं इंडियन ओशंस के। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करेगा और ले जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। मुझे उम्मीद है आपने सारे इनमें से सही किए होंगे क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे ये। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।